Good morning, students. Very fresh good morning to you all, and welcome back after the summer vacations. Earlier, we were discussing about the chapter How do organisms reproduce. In that chapter, we have discussed about asexual reproduction, and now we will be starting with sexual reproduction. In case you people have any doubt regarding asexual reproduction, then you are requested to message me your doubts, or you can consult my previous videos. Okay. So, we are going to talk about the chapter How do organisms reproduce. We already discussed that there are two modes of reproduction. There are two kinds of reproduction: asexual and sexual. We have discussed already about asexual reproduction. What it was? Asexual reproduction was the reproduction which only involves a single parent, and it's not necessary to have two sexes in it. Okay, and today we will be continuing further with this sexual reproduction. The very first thing that you should remember about sexual reproduction is that it involves two sexes or genders. As it's very common, two genders in organisms are male and female. Okay. Keep a thing in mind that generally higher organisms or higher biological beings, they reproduce by sexual reproduction, whereas the lower beings reproduce by asexual reproduction. Why is it so? Because of complexities. Please check the spelling, it might be wrong. Because of the complexities of the body structure, it is possible for the higher organisms to reproduce sexually. Okay, now you should think that when we have asexual option of asexual reproduction, then why do we require sexual reproduction? Or what is the benefit of having sexual reproduction in higher organisms? बेटा आपको पता होगा कि देखो, आप एग्जाम्पल लो, एक चींटी है, यू हैव अ आंट एंड यू हैव एन एलिफेंट. ओके, तो किस पे कैजुअलिटी होने के चांसेस ज़्यादा है? आपने पत्थर फेंका, यू थ्रू अ स्टोन टुवर्ड्स बोथ ऑफ देम, किसको लगने के चांसेस ज़्यादा हैं? एलिफेंट को. क्यों? क्योंकि उसका साइज बड़ा है. ठीक है, तो यही रीज़न है कि जो ऑर्गेनिज्म साइज में बड़ा है, जो ऑर्गेनिज्म हायर लेवल का है, वो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस या एनवायरनमेंट का उस पर इफेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लोअर ऑर्गेनिजम्स. समझ आई ये बात? इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी बिगर साइज के या हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये उन कैजुअलिटीज़ को, एनवायरनमेंट के प्रेशर को टॉलरेट करने की कैपेसिटी जनरेट करता है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर. अब ये कैपेसिटी कैसे जनरेट होगी? इट इज बिकॉज ऑफ वेरिएशंस. नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो क्या है? वेरिएशन. एज द नेम सजेस्ट, वेरिएशन, वैरायटी. ठीक है, कहने को तो हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, वी ऑल आर होमो सेपियंस, बट स्टिल वी हैव आवर ओन डिफरेंसेस. ओके, वी आर सिमिलर एज अ ह्यूमन बींग. When I compare you and myself, then we are similar as a human being. दो आंखें मेरी हैं, दो आपके पास हैं, एक नोज मेरे पास है, एक आपके पास है, लेकिन we are quite different from each other. We are varying from each other in these particular structures. मेरी आंखें आपकी आंखों से अलग हैं, मेरे नोज की शेप आपकी नोज की शेप से अलग है. ये क्या है? ये वैरायटी है. अब अगर आपको आपके पेरेंट्स से कंपेयर किया जाए तो मेरी
कंपैरिजन में आप अपने पेरेंट्स से ज़्यादा सिमिलर हैं. वाई? बिकॉज ऑफ जीन्स, बिकॉज ऑफ डीएनए. डीएनए क्या है बेटा? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, हेरिडिटी में हेल्प करता है. एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जो भी कैरेक्टर्स, जो भी ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए. अब देखिए, डीएनए की वजह से आती है वेरिएशंस. किसकी वजह से आती है वेरिएशंस? डीएनए की वजह से. डीएनए इज द जेनेटिक मॉलिक्यूल. क्या होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ये दोनों गैमेट्स बनाएंगे, वो गैमेट्स फ्यूज करेंगे और एक सिंगल सेल बनाएंगे जिसको कॉमनली जाइगोट बोला जाता है. और उस जाइगोट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है. इतनी बात क्लियर है? मैंने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, दोनों गैमेट्स बनाएंगे, दोनों का एक एक गैमेट आएगा, फ्यूज कर जाएगा और एक सिंगल सेल बनाएगा जिसको कॉमनली जाइगोट बोला जाता है. क्लियर? अब देखिए, ये जो मेल है या सपोज करो जो आपके फादर हैं वो आपकी मम्मा से काफ़ी वेरिड है ना, काफ़ी डिफरेंट है अपने फीचर्स में, अपने ट्रेड्स में. लेकिन हाँ, वो आप काफ़ी वेरिंग है आपकी मदर के कंपैरिजन में. और फीमेल है जो आपकी मम्मा है वो भी वैरायटी रखती हैं. शी डज नॉट रिजेंबल एनीवन इन योर फैमिली इन व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स. ठीक है, तो देखो दोनों पेरेंट्स जो है वो क्वाइट डिफरेंट हैं एक दूसरे से. दोनों के पास अपना अपना अलग सेट है जीन्स का, जीन पूल है. ठीक है, दोनों पेरेंट्स के पास अपना अलग अलग सेट है जीन्स का, यानी कि अलग अलग डीएनए है. ठीक है, मम्मी के पास डीएनए आया उनके पेरेंट्स से और पापा के पास डीएनए आया उनके पेरेंट्स से. तो दोनों का डीएनए अलग अलग है लेकिन जीन्स तो सेम है. आईज, नोज वही, मॉर्फोलॉजी और वही डिजाइनिंग है ना बॉडी की. तो दो वैरायटी को मिक्स करके सिंगल चीज क्रिएट करोगे तो बेटा वो एक नई वैरायटी निकल के आएगी. समझे? दो वेरिएशंस को, दो डिफरेंट लोगों को मिक्स करोगे, उनके गैमेट्स को, उनके डीएनए को मिक्स करके एक नया डीएनए बनाओगे तो दोनों की वैरायटी उस बंदे में होंगी, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगी. और क्या होगा? एक नई वेरिएशन वाला डीएनए जनरेट हो जाएगा, नई वेरिएशन वाला ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाएगा. क्लियर है ये बात? ये तो आ गया पेरेंट्स की तरफ से हम कैसे जो है इसको स्टडी कर सकते हैं वेरिएशन को. अब देखो, मैंने आपको बोला है कि जो जाइगोट बनता है, कोई भी सेल जब डिवाइड होती है, व्हेन अ सेल डिवाइड्स, तो उसको दो काम करने पड़ते हैं बेटा. सबसे पहला है सेल एपरेटस. टू में डिवाइड करेगा. और दूसरा क्या है? जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, सेल कंटेंट है, उसको कॉपी करेंगे और दोनों सेल्स के बीच में डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है, पहला है सेल एपरेटस, दो में डिवाइड करेगा. और वो कब कर पाएगा? जब दोनों एपरेटस के बीच में पास में जितना भी सेल कंटेंट है वो डबल होके हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तब. अब बात करते हैं कि जब सेल में अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्गी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है. बेटा अगर कहीं पे दो माइटोकॉन्ड्रिया है किसी सेल में, तो अगर उस सेल को डिवाइड करना है देन इट विल डबल द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज, यानी कि उसमें 4 माइटोकॉन्ड्रियाज बन जाएंगे. तो जब वो दो सेल्स बनेंगी तो दो इसके पास आ जाएंगे, दो इसके पास आ जाएंगे. इस तरह से करके डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है. जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, सेल ऑर्गेनेली न्यूक्लियस की बात जब हम करते हैं, तो न्यूक्लियस क्या है? इट इज द it contains the DNA or the genetic material of that particular cell.
न्यूक्लियस को जब दो में स्प्लिट करना है तो उससे पहले न्यूक्लियस का जो कंटेंट है, न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है, जो डीएनए है, उसको भी डेवलप होना पड़ेगा और हाफ हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए की कॉपिंग हो रही है, डीएनए कॉपिंग जो प्रोसेस चल रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन जो हो रहा है, इसमें एरर के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि हमारा डीएनए एक बड़ा ही लंबा मॉलिक्यूल है, 6 × 10⁵ और आई थिंक 8। चेक करिएगा कितने बेस पेयर्स का होता है हमारा डीएनए। यू विल चेक आउट कि हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर इन ह्यूमन डीएनए। तो जब एक एक बेस पेयर को कॉपी किया जाएगा तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई एरर आ जाए। ठीक है, उसी एरर की वजह से क्या होगा, दोनों डीएनए में डिफरेंस जनरेट होगा। जब वो डीएनए देखो क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से बनते हैं प्रोटीन्स, और जो भी खेल है पूरी बॉडी में वो किसका है, वो प्रोटीन्स का है। ठीक है, प्रोटीन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिजाइनिंग बॉडी फंक्शनिंग। ठीक है, एंजाइम्स हैं, बॉडी स्ट्रक्चर है, जो भी चीजें हैं वो मैक्सिमम किसकी इन्वॉल्वमेंट से बनती है, प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट से जनरेट होती है। डीएनए कन्वर्ट होता है बेटा पहले आरएनए में, राइबोन्यूक्लिक एसिड में, और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड किस में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोटीन में। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनना है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना है ट्रांसलेशन। ठीक है, आरएनए से दोबारा डीएनए बनना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसी तरह से प्रोटीन से आरएनए बनना है रिवर्स ट्रांसलेशन। ठीक है, तो डीएनए में कोई भी चेंज आएगा वो चेंज आपके प्रोटीन्स में दिखाई देगा, हैंस आपके बॉडी स्ट्रक्चर में दिखाई देगा, फंक्शनिंग में दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। लेकिन इन्हीं वेरिएशंस की वजह से हो सकता है कि कोई बेनिफिशियल वेरिएशन आ गई हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, वेरिएशंस कैन बी इधर बेनिफिशियल और दे कैन बी लीथल। समझिए क्या कह रही हूं मैं, कि वेरिएशन कैन बी इधर बेनिफिशियल और दे कैन बी लीथल, यानी कि जानलेवा। बट जानलेवा अगर होंगी, लीथल वेरिएशंस होंगी, तो क्या वो ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू कर पाएगा लाइफ? नो, इट वोंट। और अगर वो बेनिफिशियल है देन ऑफ कोर्स इट विल बी पास डाउन इनटू फर्दर जनरेशंस। ठीक, अब मान लो एक वेरिएशन हो गई है डीएनए में, उसकी वजह से मैं बियर कर सकती हूँ 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, मेरे अंदर एक वेरिएशन है, मैं 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बियर कर सकती हूँ, लेकिन बाकी के लोगों में वो वेरिएशन नहीं है। तो जब अर्थ का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो उसको मैं टॉलरेट कर पाऊंगी एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अब वही चीज पास डाउन होती है किसमें, अब सोचिए, अगर ये चीज मेरे अंदर प्रेवलेंट है, ये वेरिएशन मेरे अंदर आ रही है, तो हो सकता है ये कहीं और भी अवेलेबल हो। ठीक है, मान लीजिए कोई और मेल है, उसमें कुछ और वेरिएशन है। ठीक है, वो सपोज करो वो माइनस में टेम्परेचर को बियर कर सकता है, मैं 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बियर कर सकती हूँ, वो माइनस में टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएशन हो रखी है हमारे डीएनए में। देन ऐसे दो बंदों का डीएनए जब मिक्सअप होके ज़ायगोट में आता है तो उन वेरिएशंस का कहीं ना कहीं असर दिखाई देता है उस ज़ायगोट से बनने वाले इंडिविजुअल के ऊपर। ठीक, यानी कि वो जो ज़ायगोट से बेबी बनेगा, चाइल्ड फॉर्म होगा, वो माइनस टेम्परेचर को भी बियर कर पाएगा और 60 डिग्री सेल्सियस जितना हायर टेम्परेचर भी बियर कर पाएगा। आई होप आई एम क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, इसी तरह से जनरेशन्स आगे चलती जाएंगी। आपने सुना होगा जनरली जो है हिंदुइज्म चार्ट्स में देखा जाता है कि दे अवॉइड मैरिजेस, they avoid marriages among 3 common surnames: grandmother,
पेरेंट्स और मतलब अपना खुद का जो है, मतलब पेरेंट्स का यानी कि मदर का, और ओन। ठीक है, आप देखते हैं कि आपके मदर का सरनेम आप स्किप करते हैं, आप अपना सरनेम स्किप करते हैं। यू लुक फॉर अ इंडिविजुअल जिसका सरनेम आपसे मैच नहीं करेगा, आपकी मम्मा से मैच नहीं करेगा और आपकी ग्रैंड मॉम के सरनेम से मैच नहीं करेगा। आप ऐसे सरनेम की तलाश, मतलब इन सरनेम्स को स्किप करते हो। क्यों बेटा? ये रीज़न है कि जो भी क्लेम्स हैं, जो भी क्लेम चलती आ रही है, मान लो जैसे हम हैं शिवाज, ठीक है, तो जो शिवाज फैमिली है ये किसी एक पर्टिकुलर बंदे से ही तो चल रही है ना। शुरुआत जहाँ से हुई होगी वो एक पर्टिकुलर बंदा होगा, उसी की लिनिएजेस हैं, उसी की जनरेशन्स हैं जो इतना फैल गई हैं और नाउ वी आर अ बिग पॉपुलेशन। ठीक, इसी तरह से सपोज डागर हैं, दलाल हैं या कोई और सरनेम है, वो किसी एक पर्टिकुलर कपल से इतना लिनिएज फैला हुआ है। हम अवॉइड करते हैं इन 3 सरनेम्स को, सो डैट इन 3 सरनेम्स के सिमिलर, इन 3 सरनेम्स में जो डीएनए है वो अगर हम इन सरनेम्स का बंदा दूसरा ढूंढ लेंगे, पार्टनर दूसरा ढूंढेंगे, तो उससे हमारे अलील्स, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिमिलर होगा। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए समझने के लिए, लेकिन इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या बोल रही हूँ कि सपोज करो कोई बीमारी है, ठीक है, बीमारी के 2 जीन्स हैं, मतलब उस बीमारी के 2 अलील्स हैं, 2 वेरिएंट्स हैं, 2 वेरिएशंस हैं। सपोज बीमारी हो गई कैंसर, ठीक है, तो कैपिटल सी स्मॉल सी। अब ये जो कैंसर है ये जब बंदे के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर ये कंडीशन आ जाएगी तो भी शो होगा, ये कंडीशन आएगी तो चांसेस कम है, मतलब इसके, मतलब कैंसर के सिम्टम्स होंगे लेकिन वो उतने हाई लेवल के नहीं होंगे। ठीक है, तो उस इंडिविजुअल के अंदर सिम्टम आने प्लस वो शो होने कब शुरू होंगे? जब वो उसमें दोनों स्मॉल सी आ जाएंगे। ठीक, अगर मैं अपने सिमिलर जीन पूल के बंदे से शादी करती हूँ तो जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा उसमें ये दोनों अलील्स आने की फ्रीक्वेंसी, चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जो बीमारी हम अवॉइड कर सकते थे वो बीमारी भी अब उभर के सामने आएगी। यानी कि जब हम क्लोज रिलेशंस में शादी करते हैं, हम क्लोज रिलेशंस के साथ इन्वॉल्व होके ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं, देन देयर आर हायर चांसेस ऑफ रिसेसिव होमोजाइगस डिजीजेस टू अपीयर इन द पॉपुलेशन। ठीक है, क्लोज रिलेशंस में बुआ फूफी, इनके चाचा ताऊ वगैरह के अगर हम उसमें फैमिली लीनिएज में अगर हम ऑफस्प्रिंग्स जनरेट करते हैं तो क्या होता है, जो बीमारी नहीं प्रेवलेंट है सोसाइटी में उसके भी उभर के सामने आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डीएनए सेम होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और मुझे बोलना नहीं चाहिए बट इट्स ट्रू एंड इट्स अ फैक्ट, और काफ़ी रिसर्च भी इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि जो मुस्लिम्स हैं दे कॉमनली मैरी इन देयर क्लोज रिलेशंस, और यही कारण है कि मुस्लिम पॉपुलेशन में इतनी सारी जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स और बाकी सारी तरह की तकलीफें देखने को मिलती हैं। आई होप आई एम क्लियर अप टू है। अब आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि ये वेरिएशंस को अलो करता है, और वेरिएशंस बेनिफिशियल होती हैं किस चीज़ के लिए? एनवायरमेंट के प्रेशर को झेलने के लिए और उसमें नेगेटिव कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। ओके, अब आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। Okay, so now we will be talking about the reproductive part of plant, that is a flower. फ्लावर्स में कुछ प्लांट्स जो हायर ऑर्गेनिज्म हायर प्लांट्स हैं उनमें क्या देखने को मिलता है? उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि 2 जेंडर्स होते हैं। कौन कौन से? मेल एंड फीमेल। अब देखिए, जो मोनोशियस प्लांट्स हैं जिनको आप यूनिसेक्सुअल, कुछ तो होते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट्स,
यानी कि सिंगल जेंडर, सिंगल सिंगल पार्ट। ठीक है। और बाइसेक्सुअल क्या कौन से होते हैं, जिसमें एक ही पौधे पे दोनों तरह के सेक्सेस के पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल यानी कि जिसमें सिंगल सेक्स देखने को मिले। बाइसेक्सुअल यानी कि वो फ्लावर जिसमें दोनों तरह के पार्ट्स को देखा जाए। ठीक है। अब जब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की, प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो वो क्या है, वो है फ्लावर। ठीक है। एक फ्लावर के अंदर कितने वॉल्स होते हैं बेटा, 4 वॉल्स होते हैं, यानी कि घूमर कितने होते हैं उसके चारों तरफ, 4 होते हैं। कौन कौन से, सबसे आउटर मोस्ट होता है सेपल्स। क्या है, ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियां देखने को मिलती हैं आपको फ्लावर के बेस में, वो क्या कहलाती हैं, वो सेपल्स कहलाती हैं। इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। सेपल्स क्या करती है बेटा, जब बड होता है यानी कि कली की फॉर्म में होता है फ्लावर, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है। अगला वर्ड होता है पेटल्स का। पेटल्स क्या है, पेटल्स जो है कलरफुल लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये भी लीव्स हैं, ये भी लीव्स हैं, लेकिन ये मॉडिफाइड लीव्स हैं, इनमें कलर होता है। पेटल्स का काम क्या है, ये अट्रैक्शन और ब्यूटी को इनहेंस करती है फ्लावर की को, ताकि उसकी तरफ अलग अलग फ्लाइज और बीज आए। किस लिए, टू फैसिलिटेट पॉलिनेशन। पेटल्स ब्राइट होती हैं, सुंदर, जो फ्लावर की सुंदरता होती है वो किसकी वजह से होती है, पंखुड़ियों की वजह से होती है, पेटल्स की वजह से होती है। और पेटल्स सुंदर क्यों होती है, ताकि वो अपनी तरफ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट कर सके, और वो ऑर्गेनिजम्स इवेंचुअली क्या करेंगे, पॉलिनेशन में हेल्प कर देंगे। ठीक है। अब पॉलिनेशन क्या है आगे डिस्कस करेंगे। पेटल्स के बाद जो अगला वर्ड है वो होता है स्टेमन्स का। ये जो आप देख रहे हैं, ये बायोलोब स्ट्रक्चर है ऊपर, 2 लोब वाला, बायोलोब यानी कि 2 लोब्स। ये बायोलोब स्ट्रक्चर है, एक बारीक सी स्टार्क है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन क्या है, इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है। स्टेमन के ऊपर, ये ऊपर क्या है, एंथर। आपने देखा होगा कि फ्लावर के अंदर कुछ पतली पतली सी लाइनें होती हैं, रेशे खड़े होते हैं, जिसके ऊपर येलो कलर का डस्ट मौजूद होता है। वो येलो कलर का डस्ट जो है वो एंथर्स में से निकलता है, और उस येलो कलर के डस्ट को बोलते हैं, दैट येलो डस्ट इज नोन एज पोलन और पोलन ग्रेन्स। फाइन। पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल गैमेट। पोलन ग्रेन्स में मेल गैमेट होता है फ्लावर का। अब ये तो थर्ड वर्ल्ड था, स्टेमन्स का थर्ड वर्ल्ड था। सबसे इनर मोस्ट और फोर्थ वर्ल्ड में क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज नोन एज पिस्टिल। इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है। अब देखिए, हमने पढ़ा ये एंथर है, तो इस पतली से स्टोक को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं फिलामेंट। इन दोनों को ऐड करके क्या बोलेंगे, स्टेमन। ठीक है। ये इनर मोस्ट जो वर्ड है, ये क्या बताई मैंने, पिस्टल बताई है आपको। जो सबसे ऊपर वाली टिप है, ये जो आप देख रहे हैं, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसी भी लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसके लिए, पोलन ग्रेन्स के लिए। इन एंथर से पोलन ग्रेन हवा के झोंके के साथ किसी इंसेक्ट के साथ कहाँ लैंड करेगा, इस प्लेटफॉर्म पे लैंड करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज स्टिग्मा। एंड एज द नेम सजेस्ट, इट इज स्टिकी। ठीक है। यहाँ लैंडिंग होने के बाद क्या होगी, पोलन जो है वो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा, और पोलन ग्रेन के अंदर से पोलन ट्यूब जनरेट होगी। सपोज यहाँ आ गया एक पोलन, जब इसको, इस पिस्टल को ये लगता है और इस पोलन को ये बातचीत कर, केमिकल इंटरेक्शन से
ये पता लगता है कि हाँ मैं सही पौधे पे, सही पिस्टल पे लैंड हुआ हूँ, और पिस्टल को ये लगता है कि हाँ मेरे ऊपर जो है जेन्युइन पोलन आके लैंड हुआ है। अब देखो ऐसा होगा, वाटरमेलन के ऊपर अगर आप रोज का पोलन ग्रेन डालोगे तो बेटा क्या वो एक्सेप्ट करेगा उसको? नो। क्योंकि ये तो वही बात होगी ना कि आप बफेलो की मीटिंग किससे करवा रहे हो? बुल से करवा रहे हो, ठीक है। ये जो पैरेट्स है वो सेम जीनस, सेम स्पीशीज के होने चाहिए। तो इन दोनों में आपस में केमिकली बातचीत होती है। ये कुछ केमिकल रिलीज करेगा, उसको ये चेक करेगा, ये कुछ केमिकल रिलीज करेगा, उसको पोलन चेक करेगा। और जब ये हो जाता है कि हाँ दोनों परफेक्ट हैं, जिसको जहाँ आना था वो वहीं है, तो इस पोलन के अंदर से एक ट्यूब निकलनी शुरू होती है। और वो कहाँ आती है? वो इस स्टाइल से होते हुए, ये पतली सी स्टॉक जो है इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। इस स्टाइल से होते हुए ये नीचे क्या है? ये है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या मौजूद है? ओव्यूल्स, ठीक है। और ये पूरा क्या है? ये है ओवेरियन एपरेटस। ओवेरियन एपरेटस, ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है। इसको टुगेदरली क्या बोल देते हैं? ओवेरियन एपरेटस। इस ओवेरियन एपरेटस के अंदर ओवरी मौजूद है, और ये पोलन ट्यूब जो ड्रॉ की है ये इसको नीचे की तरफ से बेस से एंटर कर जाती है। बेस से एंटर करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे जो पोलन है उसके अंदर दो गैमेट्स होते हैं। कौन से? मेल, ठीक है। ओवरी में क्या मौजूद है? ओवरी में मौजूद है फीमेल गैमेट्स। ओवरी में क्या मौजूद है? फीमेल गैमेट्स। तो एक बार में एक पोलन दो मेल गैमेट्स को रिलीज करता है, जो कि जाके एंटर कर जाते हैं ओवरी के अंदर, और वहां फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाते हैं, मिलते हैं, ठीक है। मिलने के बाद क्या होगा? जब दो सेल मिलके एक सेल बनाती हैं, तो बेटा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन गैमेट्स के जॉइनिंग, फ्यूजन के बाद जो एक सिंगल सेल बनती है जिसमें कि डबल हो जाता है डीएनए, क्योंकि एक मेल से आया एक फीमेल से डीएनए आया तो डीएनए डबल हो जाएगा। तो एक ऐसी सेल जिसके अंदर ट्वाइस द डीएनए हो वो क्या कहलाता है? वो जाइगोट कहलाता है। यही जाइगोट जो है आगे चल के फर्दर सीड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। आपको दो मेजर टर्म्स का पता होना जरूरी है। एक है पॉलिनेशन, जब हम फीमेल प्लांट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो एक तो पॉलिनेशन का पता होना चाहिए। दिस इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा is known as pollination. Clear? Next है बेटा fertilization. Fusion of male and female gamete to form a zygote is known as fertilization. Clear? अब देखिए, जब मेल और फीमेल गैमेट की बात होती है ना, तो देखो बेटा नेचर ने कितना, गॉड ने कितने अच्छे से डिजाइन किया है। मेल जनरली नॉन मोटाइल होती है, ठीक है, और मेल जनरली क्या होता है? मोटाइल होता है। मोटाइल नॉन मोटाइल का मतलब है मोटाइल यानी कि मूविंग। अब यहाँ क्या आया? पोलन मूव करके आया है, और यहाँ क्या था? नॉन मोटाइल फीमेल थी, एग्स थे, वो कहाँ वेट कर रहे थे? वो ओवरी के अंदर वेट कर रहे थे, दे वर नॉट मूविंग। तो भगवान ने इन दोनों का काम बांट दिया। कैसे बांटा? कैसे डिवाइड किया इनमें? ये मूविंग है तो इसको बना दिया स्मॉल इन साइज, ताकि इसकी मेहनत कम लगे। पोलन ग्रेन दिखने में बहुत छोटा होता है, ठीक है, और फीमेल जो है इसको बनाया बिग इन साइज। क्यों? कि भाई तुझे तो बैठे रहना है, तू ऐसा कर, तो साइज में बड़ी बन, और एक और काम कर। क्या काम करना है इसने? इसने स्टोर करना है फूड।
और ये फूड क्या कहाँ यूटिलाइज होगा, जब फ्यूजन के बाद मेल फीमेल गैमीट्स के मीट होने के बाद ज़ाइगोट फॉर्मेशन शुरू होगी, तो डेवलपमेंट के लिए क्या यूटिलाइज होगा, ये स्टोर्ड फूड यूटिलाइज होगा। तो जनरली मेल गैमीट्स मोटाइल होते हैं और छोटे होते हैं साइज में, ताकि एनर्जी कम लगे, ठीक है। और फीमेल गैमीट्स में नॉन मोटाइल होने की वजह से उनको बड़ा बनाया जाता है, प्लस उनमें फूड स्टोर करके दिया जाता है नेचर के द्वारा। क्यों? ताकि फ्यूजन के बाद जो गैमीट जो ज़ाइगोट बनेगा उसको एनर्जी मिलती रहे इस स्टोर्ड फूड से। इतनी बातें क्लियर हुई। अब जब फ्यूजन हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो क्या होगा, ये जो सेंटर पोर्शन है ना, फ्यूजन कहाँ हो रहा है, इस पर्टिकुलर साइड पे ओवेरियन अपरेटस के अंदर। तो इससे जितने भी वॉल बाहर की तरफ हैं वो क्या होंगे बेटा, वो शेड होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि ड्राई होंगे, और ड्राई होने के बाद नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे, ठीक है। तो बचा क्या, हमारे पास सिर्फ ओवेरियन अपरेटस बच जाएगा, जिसमें कि जो ओवरी का आउटर ओवरी है वो क्या बनती है, वो बनती है फ्रूट। क्या बनेगी, फ्रूट। और जो अंदर ओव्यूल है वो क्या बनते हैं, दे बिकम द सीड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या बन जाएगी, ये ओवरी का जो आउटर मोस्ट पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये स्वेल करता चला जाएगा, ये तो सीड कोट बनेगा, सॉरी ये फ्रूट की आउटर वॉल बनेगा, और जो ये ओवरी के अंदर का पोर्शन है, ओव्यूल्स हैं, वो क्या बनेंगे, सीड बनेंगे, ठीक है। और जो बीच का पोर्शन बच गया, ये जो बीच की लेयर बच गई है, ये डेवलप हो जाएगी पल्प की फॉर्म में, ठीक। अच्छा, ये बेस जो होता है जिसपे ये सारा फ्लावर टिका होता है बेटा, इसको बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। और ये जो स्टॉक होती है जिससे ये थैलेमस ज्वाइंट होता है, इसको बोलते हैं पेडंकल, ठीक है। चेक कर लेना एक बार स्पेलिंग। तो ओवरी तो बन गई फ्रूट, बीच में जितना भी मटेरियल था वो बन गया पल्प, और जो ओव्यूल्स थे वो क्या बन गए, सीड। फाइन, ये होते हैं चेंजेस फर्टिलाइजेशन के बाद। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर है, ठीक है। आज की क्लास में मैंने कल की क्लास को मर्ज कर दिया है, सो इट हैज बिकम क्वाइट लेंथी। Now I would like to end this class over here. If you have any doubts or any questions, you can message me or comment in the video below. Thank you.